यहाँ पर हम द प्रेसिडेंट देखेंगे। द प्रेसिडेंट यहाँ पे है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट द फर्स्ट सिटीजन। मतलब जो प्रेसिडेंट है तो वो हैं, वो इंडिया के हेड ऑफ इंडिया हैं और स्टेट की इंडियन स्टेट के हेड हैं, और द फर्स्ट सिटीजन है, पहले नागरिक हैं, एंड एक्ट एज द सिंबल ऑफ यूनिटी। और वो जो है एक प्रतीक की तरह कार्य करते हैं, जैसे कि यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 कहता है कि कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट and shall be exercised by him either directly or though officers subordinate to him in accordance with this constitution. According to article 54 the president shall be elected by the member of an electoral college consisting of elected member of both houses of parliament and elected member of the legislative assembly of the state। मीन्स कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 54 कहता है, आर्टिकल 54 कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो इलेक्ट होगा मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के दोनों सदनों के जो इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित जो सदस्य होंगे उनसे, और लेजिस्लेटिव असेंबली और जो विधानसभा के राज्यों के जो विधानसभाएं हैं उनसे इलेक्टेड जो मेंबर होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, उनसे चुने जाएंगे, उनके इलेक्शन में वो भाग लेंगे। फिर 1770 अमेंडमेंट एक्ट 1992 इफेक्टिव फ्रॉम 1/06/1995 प्रोवाइडेड फॉर द inclusion of the member of legislative assemblies of the national capital territory of Delhi and the union territory of Puducherry in the electoral college of the इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि जो पार्लियामेंट के जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, और 70 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो यूनियन टेरिटरी है उनके निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जो नॉमिनेटेड जो नामित किए गए सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और विधान परिषद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो विधान परिषद के सदस्य, राज्यों के विधान परिषद के सदस्य और लोकसभा राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेटेड सदस्य हैं, वो जो है नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। और उसके बाद जो है आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 55(3) के द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिस्टम के अनुसार होगा। और फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो अकॉर्डिंग विथ द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा बाय मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। और ये जो वोटिंग होगी सीक्रेट बैलेट से होगी। ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी डाउट होता है या फिर डिस्प्यूट होता है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो फिर इसमें जो है इसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और उसका जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल
कॉलेज आवाज़ इनकम्प्लीट। और फिर उसके बाद जो है इलेक्शन के जो प्रेसिडेंट है वो चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं कि आपकी जो है इलेक्टोरल के जो कॉलेज हैं, जो इलेक्टोरल के जो लोग हैं इलेक्शन के लिए जो जितने लोग बताए गए हैं ऊपर इनकम्प्लीट नहीं हैं, इस आधार पर उन्हें जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट को। फिर आर्टिकल 58 डिस्क्राइब द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ए सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर एंड इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब ये कह रहा है कि वो जो है आर्टिकल 58 डिस्क्राइब कर रहा है कि इनकी योग्यताओं को, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु जो है 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और एंड इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, और वह लोकसभा से जो है इलेक्शन में क्वालिफाइड रखने की योग्यता रखता हो या फिर सदस्य हो। फिर उसके बाद फिर देखते हैं आगे फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, इलेक्शन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। फर्दर द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 electors and proposers by 50 electors proposers as proposers and 50 electors as seconders। ये कह रहा है कि जो है 50 जो है जो अगर कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई कैंडिडेट नॉमिनेट होता है तो उसको जो है नॉमिनेशन के लिए अगर वो उठता है तो एटलीस्ट उसके लिए कम से कम जो है 50 अनुमोदक होना चाहिए और 50 जो है प्रस्तावक होना चाहिए और 50 जो है अनुमोदक होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये है प्रॉस्परस और सेकेंडर्स, वही है 50-50 होने चाहिए, फिर तब वो जो है चुनाव लड़ सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ RS 15,000, मतलब कि प्रत्येक कैंडिडेट को सिक्योरिटी डिपॉजिट होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी कैंडिडेट उठेगा तो उसको जो है 15,000 रुपये पहले से ही उसको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए जमा करना होगा। द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज इनेबल टू फॉर फिटेड इन केस द कैंडिडेट्स फेल टू सिक्योर 1/6 ऑफ द वोट पोल्ड। अगर वो 1/6 से भी ज़्यादा 1/6 से कम वोट पाता है, जो कोई भी कैंडिडेट अगर प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ है तो अगर उसका वोट जो है 1/6 से कम होता है तो जो है उसकी जो ये फीस 15,000 उसने जमा किया है वो जो है उसको जो है वापस नहीं मिलेंगे, उसे जो है वापस नहीं मिलेंगे। और फिर उसके बाद देखते हैं आगे द प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस इज़ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्न्स हिज ऑफिस। आर्टिकल 56 इसमें कह रहा है, आर्टिकल 56 में कह रहा है कि जो राष्ट्रपति की जो कार्यकाल है, टर्म ऑफ ऑफिस है उसका कार्यकाल है वो 5 ईयर है, और फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स हिज ऑफिस, जिस दिन से वह इंटर किया हुआ है अपने ऑफिस में, तो 5 साल का होना चाहिए जो शपथ ग्रहण के दिन के बाद से दिन से। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56(1)(a) The President submit his resignation in writing under his hand addressed to the Vice President of India। आर्टिकल 56(1) में ही कहता है कि 1(a) में कहता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट के हाथ में देता है, वाइस प्रेसिडेंट के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको देता है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म अबाउट द रेजिग्नेशन टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अंडर आर्टिकल 56(2) के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है तुरंत जो है इमीडिएटली जो है प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन के बारे में लोकसभा के स्पीकर से बताएगा। फिर उसके बाद आगे देते हैं उसकी सूचना देगा लोकसभा स्पीकर को। फिर आगे देखते हैं फर्दर अंडर आर्टिकल 56(1)(b) ही कैन आल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मेंटेन्ड अंडर आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति को जो है रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट के प्रोसेस के आधार पर, मतलब कि महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति को रिमूव किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 61 है।
फिर उसके बाद आर्टिकल 57 डिफाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर ए पर्सन। किसी भी एक व्यक्ति के लिए फिर से री इलेक्शन की योग्यताओं के बारे में बताता है आर्टिकल 57। फिर उसके बाद द ओनली ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल 61 इन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल 56, यहाँ तो ये तो हो गया था। द ओनली ग्राउंड आर्टिकल 57 define eligibility of re-election of the post of the president for a person. The only ground of impeachment is specified in the article 61 in the violation of the constitution. No president has so far been impeached. अभी भी मतलब कोई भी प्रेसिडेंट के लिए महाभियोग नहीं हुआ है। फिर उसके बाद व्हेन ए वैकेंसी ऑकर इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन रिमूवल दैट और अदरवाइज द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट द प्रेसिडेंट अंटिल ए न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। कि ये कह रहा है कि नो प्रेसिडेंट हैज़ सो फार बीन, मतलब ये तो हो गया। फिर अगर कोई भी किसी तरह की घटनाएं घटित होती हैं प्रेसिडेंट के लिए, जैसे कि अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है या फिर रिमूवल, उसको रिमूव कर दिया जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर जो है वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करता है जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। फिर फर्दर व्हेन द sitting president is unable to discharge his function due to absence। जब प्रेसिडेंट जो है या फिर प्रेसिडेंट अगर अनेबल है और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू अब्सेंस, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट है और उसको या फिर इलनेस और अदर एनी केस अब्सेंस है या फिर वो बीमार है या फिर अदर कोई कारण है, तो और वो अनेबल है प्रेसिडेंट के काम करने के लिए, तो वहाँ पर फिर से वाइस प्रेसिडेंट discharge his function until the president resumes his office। तो फिर जो है वाइस प्रेसिडेंट ही उसका कर्तव्य निभाता है। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं, इन केस द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट। अगर किसी भी केस में जो वाइस प्रेसिडेंट भी अगर नहीं होता है, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर जो है वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह पे काम करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इफ़ हिज ऑफिस आल्सो वैकेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है किसी केस में, इन केस किसी भी केस में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर नहीं होगा, इफ़ हिज ऑफिस इज आल्सो वैकेंट द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है वह जो है प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट की जगह पे काम करेगा। फिर उसके बाद एक्ट प्रेसिडेंट के का कार्य करेगा। एक्ट द प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज और द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो कर्तव्य है, उसके जो कार्य है वो जो करेगा। फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 59(1) इफ़ एनी पर्सन हु इज ए according to article 59(1) if any person who is a member or either house of parliament or a house of state legislator is elected as president। मतलब कोई ऐसा जो सदस्य है जो या तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का कोई सदस्य हो या तो स्टेट लेजिस्लेटर का, मतलब कि या तो पार्लियामेंट ऑफ हाउस पार्लियामेंट का कोई सदस्य हो या फिर जो है स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल, जो राज्य की जो विधान मंडल होते हैं उनका कोई सदस्य हो, वो जो है प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होता है। ही इज deemed to vacated his seat in that house on the date on which he enter upon the office as president। अगर वह प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है तो फिर वह जो चाहे वो विधानमंडल हो राज्य के स्तर पर या तो पार्लियामेंट का हाउस हो, वहाँ से वो जो है उसकी जो जगह होती है वो
उसी दिन से खाली हो जाती है। फिर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में है। फिर उसके बाद देख लेते हैं आगे। करेंटली द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 लाख पर मंथ। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट की सैलरी है वो पर मंथ 5 लाख रुपए है। इट इज़ पेड फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जो है अदा किए जाते हैं भारत की संचित निधि के, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 द कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फॉर्मली डन इज इन हिज नेम। कोई भी अगर आर्टिकल 77 के तहत की कोई भी व्यापार हो, बिजनेस हो भारत सरकार का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो जो फॉर्मली जो है औपचारिक रूप से प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट भारत सरकार के जो भी होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाते हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ही कैन समन ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 108। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 108 में है कि जो ज्वाइंट सिटिंग, जो संयुक्त अधिवेशन जिसको बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है वो संयुक्त लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। आर्टिकल 108 के तहत है। फिर व्हेन ए बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर it had been passed by the parliament, he can give him his assent to the bill or withhold his assent to the bill। और ये कह रहा है कि अगर कोई भी बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वो प्रेसिडेंट या तो असेंट टू द बिल, या तो वो जो है एक्सेप्ट करता है, या तो जो है विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, या तो उसे अपने पास रख लेता है, और रिटर्न द बिल, या तो उसे वापस कर देता है। इफ़ इज़ नॉट ए मनी बिल, अगर वो मनी बिल नहीं है तो, अगर वो मनी बिल नहीं है तो वो क्या करेगा, या तो उसे अपने पास रख लेगा, या तो उसे एक्सेप्ट कर देगा, या तो मनी बिल अगर है तो उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। बस उसका मनी बिल के लिए केवल एक ही ऑप्शन है कि वो जो है एसेंट टू द बिल, वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, अपनी सहमति देगा, एसेंट करेगा। और मनी बिल अगर नहीं है, मनी बिल के लिए केवल एक ही ऑप्शन है उसके पास, उसको एक्सेप्ट करना ही है, उसको एसेंट करना है, अपनी स्वीकृति देना ही है। लेकिन अगर मनी बिल नहीं है तो उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला है कि या तो वो एसेंट टू द बिल, या तो उसे उस पर अपना साइन कर दे कि हाँ चलो ठीक है, और उसके बाद जो है या तो उसे अपने, दूसरा ऑप्शन है कि उसे अपने पास रख ले, अपनी स्वीकृति थोड़ी देर में दे, नहीं दे अभी। और फिर उसके बाद तीसरा है या तो बिना उसकी अपनी स्वीकृति के उसे वापस कर दे, ये है। फिर उसके बाद फॉर reconsideration of the parliament, however if the bill is passed again by the parliament with or without amendment, अगर जो है इन केस मनी बिल को तो वो एक्सेप्ट करेगा ही, ये तो कंफर्म है। और उसके बाद जो है उसके पास एक ही ऑप्शन है मनी बिल के लिए, लेकिन मनी बिल नहीं है तो अगर वो या तो एक्सेप्ट करेगा, अगर एक्सेप्ट नहीं किया है, वो कुछ दिन के लिए अपने पास रख लिया है, अगर वो रिटर्न कर दिया है वैसे, तो फिर क्या होगा, अगर वो रिटर्न कर दिया है तो फिर से ये जो है पार्लियामेंट में जाएगा। अब पार्लियामेंट जो क्या करेगी, फिर से पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और में या फिर राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा राज्यसभा जो भी हैं, ये जो है या तो उसमें कोई अमेंडमेंट करें या फिर ना करें, तब भी अगर करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी। अगर दोनों कंडीशन में भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट टू द बिल, तो प्रेसिडेंट के पास केवल एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा कि असेंट टू द बिल, उस बिल को एक्सेप्ट करना होगा, उस बिल को असेंट करना, अपनी सहमति देनी होगी। फिर उसके बाद ए बिल बिकम एन एक्ट आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट जो है अपना उस बिल को असेंट कर देता है तभी वह जो है वो बिल जो है एक्ट बन जाएगा। तो एक बिल एक्ट तभी बनेगा जब तक कि प्रेसिडेंट उसको असेंट नहीं करता है।
फिर उसके बाद आगे देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न ए मनी बिल टू द रिकन्सिडरेशन। वही है कि जो है प्रेसिडेंट जो है कोई जो मनी बिल है उसको वापस नहीं रिटर्न कर सकता है, उसके बाद उसको एसेंट देना ही होगा। फिर उसके बाद क्योंकि वो इसकी प्रक्रिया बाद में देखेंगे क्यों ऐसा करता है, और यहाँ पे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो यहाँ बताने में थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो उसे बाद में देखते हैं। इधर देखते हैं यहाँ पे मनी बिल इंट्रोड्यूस, हाँ यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मनी बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट दैट टू इन लोकसभा ओनली विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन। जो मनी बिल होती है वो पहले ही लोकसभा का जो स्पीकर है वो पहले ही राष्ट्रपति की सहमति से राष्ट्रपति मनी बिल को लाया ही जाता है पार्लियामेंट में, राष्ट्रपति की सहमति से ही लाया जाता है। जब तक राष्ट्रपति सहमत नहीं करेगा तब तक मनी बिल लोकसभा में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में ही। तो इसीलिए जो है दूसरी बार जब उसके पास जाता है तो उसे एसेंट करना ही होगा, क्योंकि उसकी पहली बार ही वो उसी की स्वीकृति से आया हुआ है, इसीलिए ही कैन प्रोमोगुलेट फिर प्रोमulgate ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। जो है अगर अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 123 से, आर्टिकल 123 से। फिर उसके बाद दीज ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद 6 वीक फॉर इट्स रीअसेंबली। तो यह जो है फिर देख रहे हैं द ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द, यहाँ 6 वीक होना चाहिए, ये भी 6 वीक फॉर द असेंबली। फिर ही कैन आल्सो विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। फिर उसके बाद आर्टिकल 72 देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू द पर्सन सेंट टू सस्पेंड, रिमीट, रिस्पीट और रिप्राइव और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। जो प्रेसिडेंट है उसको जो है क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत। वो जो है पर्सन को जो है निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिमीट क्षमा कर सकता है, रिस्पाइट जो है विराम दे सकता है, मोहलत उसे दे सकता है, रिप्राइव दंड विराम दे सकता है, और कम्यूट सेंटेंसेस उसकी सज़ा को कम कर सकता है इन सर्टेन केस में। फिर उसके आगे देखते हैं, ही हैज़ द पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143। उसके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की, वो आर्टिकल 143 के तहत उसे जो है पावर है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की। फिर उसके बाद ही कैन डिक्लेयर एनी एरियाज एज शेड्यूल। मतलब इसमें है कि अगर वो कंसल्ट कर सकता है किसी भी कोई भी चीज़ से, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी चीज़ें पूछ सकता है, कंसल्ट कर सकता है, सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा उसकी इच्छा, अगर उसे अच्छा लगा तो वो मानेगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो वो नहीं मान सकता है। कोई बाध्य नहीं है कि वो उसकी बात को मानेगा ही, उसकी सलाह को। तो ऐसे ही यहाँ पे आगे देख लेते हैं, ही कैन डिक्लेयर एनी एरियाज एंड शेड्यूल एरियाज एंड हैज़ पावर विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। तो ये कह रहे हैं कि जो हम राष्ट्रपति को शक्ति होती है कि किसी भी क्षेत्र को वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरिया तो उसे शेड्यूल एरियाज घोषित कर सकता है, ट्राइबल एरियाज घोषित कर सकता है। ये जो है राष्ट्रपति की शक्ति होती है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे, ही कैन डिक्लेयर एनी एरियाज एज शेड्यूल एरिया। ही कैन डिक्लेयर, वह डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एरिया को एज शेड्यूल एरिया एंड हैज़ पावर विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, आर्मी नेवी एयरफोर्स। आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो है सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी नेवी और एयरफोर्स का ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 मेड ए प्रोविजन दैट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर।
फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि मतलब कि कह रहा है कि जो 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1946 के तहत जो प्रोविज़न है, प्रेसिडेंट जो है बाउंड है किसके बाउंड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के लिए बाउंड है, और बाय द प्रेसिडेंट जो मिनिस्टर हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और के लिए वो बाध्य हैं, इनके जो भी ये कहेंगे इनके एडवाइस के लिए वो बाध्य है प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद जो है आर्टिकल 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 इनेक्टेड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट अथोराइज द प्रेसिडेंट टू इंक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकॉन्सिडर सच एज एडवाइस आइदर जनरली और अदरवाइज। और फिर उसके बाद जो है वही चीज़ है। फिर उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, आगे देखिए, हाउ एवर ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस और टेंडर्ड आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन। फिर उसके बाद जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद हु एमगस्ट द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, तो इसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53(1) the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in the accordance with the constitution। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्रम लगाने के लिए आता है कि कौन से पहले हैं फिर बाद में कौन है, ऐसे, तो इसलिए देख लेते हैं। तो पहले जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और उसके बाद यहाँ पे टेन्योर वाइज ऑर्डर और इंडिविजुअल ऑर्डर। यहाँ पे देख लेते हैं, पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, फिर उसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, फिर वराहगिरी वेंकटा है, फिर उसके बाद वेंकटागिरी एक्टिंग मतलब कार्यवाहक थे, फिर जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी कार्यवाहक थे, फिर वराहगिरी वेंकटागिरी वीवी गिरी इसको बोलते हैं, वीवी गिरी शॉर्ट में आता है, मैं पूरा नाम तो कभी लिखा नहीं रहता उतना, तो वीवी गिरी कार्यवाहक है। तो वीवी गिरी 2 बार है, एक बार कार्यवाहक थे और एक बार ये प्रेसिडेंट बने थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे जस्टिस थे जो प्रेसिडेंट बने, तो उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर वीवी गिरी आ जाते हैं, फिर वीवी गिरी एक बार आते हैं, फिर वीवी गिरी के बीच में जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह आते हैं। फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, फिर उसके बाद बीडी जत्ती होते हैं, ये कार्यवाहक है। फिर उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी है, बीडी जत्ती एक्टिंग है, फिर एक्टिंग मतलब कार्यवाहक है, फिर नीलम संजीव रेड्डी है। फिर उसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह है, ज्ञानी जैल सिंह के बाद है आर वेंकट रमन है, आर वेंकट रमन के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फिर डॉक्टर के आर नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और फिर प्रणब मुखर्जी। फिर उसके बाद है रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पे देख लेते हैं द्रौपदी मुर्मू जो है कौन सी हैं, किस नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं टेन्योर में सबसे ज़्यादा कौन रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं टेन्योर वाइज ऑर्डर नहीं, ये हाँ से तो उतना नहीं पूछता है, बस आपको इसी को ध्यान रखना है कि क्रम पूछता है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है। फिर उसके बाद आके नेक्स्ट देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। The vice president, the post of the vice president of India is molded on lines of the American vice president. The vice president is next to the president in official order of presidency. फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63 देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ऑफ
discharging the function of the president. The vice president does not perform the duties of the office of chairman of Rajya Sabha, Article 65, and he is not entitled to the salary or allowance payable to the chairman of Rajya Sabha, but the salary and allowances of the president. He is elected by member of an electoral college system of the member, both elected and nominated the of both houses of parliament. According to Article 66(1), the election of vice president is held in accordance with the system of proportional representation by means the single transferable vote, and the voting is done by secret ballot. The eligibility for election as vice president: a citizen of India should have completed 35-year age and should be qualified for election as a member of Rajya Sabha, is mentioned in Article 66(3). The vice president draws his salary 4 lakh per month in his capacity According to Article 66(1), the election of vice president is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and the voting is done by secret ballot. और फिर the eligibility of secret ballot: the eligibility of election as vice president: a citizen of India should have completed 35 years of age and should be qualified for election as a member of Rajya Sabha. He is mentioned in Article 66(3). The vice president draws his salary 4 lakh per month in his capacity as the ex officio chairman of the Rajya Sabha. The Constitution has not fixed any emoluments for the vice president in that capacity. According to Article 67, the vice president holds office for a term of 5 years. According to Article 67(a), a vice president may, by writing under his hand addresses to the president, resign his office. According to Article 67(b), he can be removed by a resolution. He can be removed by a resolution of Rajya Sabha passed by an absolute majority and agreed to by the Lok Sabha. फिर आगे देखते हैं, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट देख लेते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयर टर्म ऑफ ऑफिस इज एज फॉलोज. तो इसमें पहले हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन है. फिर उसके बाद 14 पे है जगदीप धनखड़. जगदीप धनखड़ 14वें नंबर पे. फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्रम देख लेते हैं, पहले कौन था उसके बाद कौन था. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, जी.एस. पाठक, फिर बी.डी. जत्ती, एम हिदायतुल्ला जस्टिस हैं, वो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति भी थे. ये पूछता है कि कौन से थे जो जस्टिस थे, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों बने और प्रेसिडेंट भी बने. तो एम हिदायतुल्ला और जस्टिस हो गए. और फिर उसके बाद आर वेंकटरमन हो गए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो गए, आर नारायण हो गए, डॉक्टर के कृष्णाकांत हो गए. फिर उसके बाद है बैरोन सिंह शेखावत हो गए. फिर उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी हो गए. फिर वेंकैया नायडू हो गए. फिर जगदीप धनखड़ हो गए. तो फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं. उसके बाद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंपेराइजिंग. तो इसका सही उत्तर है ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66(1), द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विथ द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल representation by means of the single transferable vote. फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं.